Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक श्रोता के भेजे स्रोतों पर बात कर रहे हैं। NCERT कक्षा 8 की भूगोल की किताब का अध्याय 3 खनिज और शक्ति संसाधन, और साथ में यूपीएससी के कुछ पुराने प्रश्न भी हैं। बिल्कुल, आज हम इन्हीं संसाधनों को समझने की कोशिश करेंगे। ये हैं क्या, बनते कैसे हैं, मिलते कहाँ हैं, और हमारे लिए मतलब हमारे विकास के लिए इनका क्या महत्व है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ पत्थर या ईंधन तो है नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे उद्योग, हमारी ऊर्जा सुरक्षा सबकी बुनियाद है। तो स्रोत में परिभाषा, प्रकार, निष्कर्षण मतलब निकालने के तरीके, कहाँ कहाँ मिलते हैं, उपयोग, संरक्षण सब कुछ है। और ऊर्जा स्रोतों पर भी पारंपरिक और गैर पारंपरिक। हाँ, तो शुरू करें। चलिए खनिजों से ही शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, ये खनिज होते क्या हैं आखिर? देखिए, एनसीईआरटी के हिसाब से कोई भी प्राकृतिक पदार्थ जिसका अपना एक निश्चित रासायनिक संगठन हो उसे खनिज कहते हैं। मतलब एक तय केमिकल कॉम्पोजिशन। अच्छा, और ये मिलते कहाँ हैं? ये चट्टानों में पाए जाते हैं, अलग अलग तरह की चट्टानों में। और इन्हें पहचानने के लिए इनके गुण देखे जाते हैं। रंग कैसा है, कितना घना है, कठोर है या नरम, पानी में घुलता है या नहीं। और इन्हें बांटा भी गया है धात्विक और अधात्विक में। हाँ बिल्कुल, मोटे तौर पर दो हिस्से हैं, धात्विक यानी मेटालिक, जिनमें धातु होती है कच्चे रूप में, जैसे लोहा अयस्क है, बॉक्साइट है, मैंगनीज है। इनकी खासियत होती है कि ये गर्मी और बिजली के अच्छे सुचालक होते हैं और इनमें चमक भी होती है। अच्छा, मतलब मेटल वाले गुण। जी, और धात्विक को भी फिर हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, लौह फेरस और अलोह यानी नॉन फेरस। लोह मतलब जिनमें लोहा हो। सही पकड़ा। लौह अयस्क, मैंगनीज, क्रोमाइट ये सब लौह खनिज हैं और ये स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी हैं, रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। और अलोह? उनमें लोहा नहीं होता, पर दूसरी कीमती धातुएं होती हैं, सोना, चांदी, तांबा, सीसा। ये सब अलोह या नॉन फेरस हैं। और दूसरी तरफ है अधात्विक, नॉन मेटालिक। हाँ, इनमें धातु नहीं होती, जैसे चूना पत्थर है, अभ्रक है, जिप्सम है। और मजे की बात यह है कि कोयला और पेट्रोलियम जैसे ईंधन भी तकनीकी रूप से इसी अधात्विक श्रेणी में आते हैं। अच्छा, ये वर्गीकरण जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सीधे इनके इस्तेमाल से जुड़ा है। देखिए, तांबे की चालकता मतलब कंडक्टिविटी उसे बिजली के तारों के लिए परफेक्ट बनाती है। सोने की चमक उसे गहनों के लिए। और अभ्रक, माइका? अभ्रक, हाँ, वो गर्मी और बिजली का कुचालक है, मतलब इंसुलेटर। तो वो बिजली के उपकरणों में बहुत काम आता है। हर खनिज का अपना एक खास काम है, अपना आर्थिक महत्व है। ठीक है, तो ये वर्गीकरण समझ आ गया। अब सवाल ये है कि ये धरती से निकाले कैसे जाते हैं? निकालने की प्रक्रिया को हम खनन या माइनिंग कहते हैं। अब इसमें भी तरीके हैं। अगर खनिज सतह के पास ही हैं, ज्यादा गहरे नहीं, तो बस ऊपर की मिट्टी या चट्टान हटाई और निकाल लिया। अच्छा, सीधा सीधा? हाँ, इसे कहते हैं विवृत खनन या ओपन कास्ट माइनिंग। लेकिन अगर खनिज बहुत गहराई में दबे हैं, तब? अब गहरी सुरंगें खोदनी पड़ती हैं या गहरे गड्ढे, जिन्हें कूपक या शाफ्ट्स कहते हैं। इस तरीके को कहते हैं कूपकी खनन या शाफ्ट माइनिंग। और जैसे पेट्रोलियम या नेचुरल गैस है, वो तो और भी गहरे होते होंगे। बिल्कुल, उनके लिए तो बहुत गहरे कुएं खोदे जाते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रवेधन या ड्रिलिंग। ड्रिलिंग, ओके। और एक और तरीका है आखनन यानी क्वारिंग। ये उनके लिए है जो खनिज सतह पर ही बिखरे होते हैं, जैसे पत्थर या संगमरमर निकालना हो, बस ऊपर से खोदकर निकाल लिया। तो मतलब खनिज कैसा है और कितना गहरा है, उस पर निर्भर करता है कि कौन सा तरीका अपनाया जाएगा। जी हाँ, और हर तरीके का पर्यावरण पर असर भी अलग होता है, खर्चा भी अलग होता है। इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर, ये मिलते कहाँ कहाँ हैं? स्रोत कहता है कि ये हर जगह बराबर नहीं मिलते, कहीं बहुत ज्यादा, कहीं बहुत कम। हाँ, वितरण बहुत असमान है। अगर एशिया की बात करें तो चीन और भारत में लौह अयस्क के बड़े भंडार हैं, और टिन के ही चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया ये सब आगे हैं। यूरोप में रूस, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस, यहाँ भी लोहा अयस्क मिलता है। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो जो कैनेडियन शील्ड वाला इलाका है, वहाँ लोहा, निकल, सोना, यूरेनियम सब मिलता है। और एप्लेशियन पहाड़ों में कोयला बहुत है। दक्षिण अमेरिका? वहाँ ब्राजील का लोहा अयस्क बहुत मशहूर है, अच्छी क्वालिटी का। और चिली और पेरू तांबे के लिए जाने जाते हैं। और अफ्रीका?
सुना है वहां बहुत खनिज है। अफ्रीका तो सच में खनिजों का खजाना है। हीरे, सोना, प्लैटिनम, इन सब में दुनिया में सबसे आगे है। और ऑस्ट्रेलिया वो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिससे एल्यूमिनियम बनता है। ये इतना अलग-अलग वितरण क्यों है? कोई पैटर्न है इसमें? हाँ, बिल्कुल है। इसका सीधा ताल्लुक जमीन की बनावट से है, मतलब भूवैज्ञानिक संरचना से। जो धात्विक खनिज है ना, लोहा, सोना वगैरह, वो ज्यादातर पुरानी चट्टानों में मिलते हैं, आग्नेय और कायांतरिक चट्टानों में। अच्छा, जैसे कैनेडियन शील्ड? या स्वीडन का लौह अयस्क। और जो अधात्विक खनिज हैं, जैसे चूना पत्थर या फिर कोयला और पेट्रोलियम जैसे जीवाश्मी ईंधन, वो आमतौर पर नई बनी परतों वाली चट्टानों में मिलते हैं, जिन्हें अवसादी चट्टानें कहते हैं। इसीलिए कुछ देशों में खनिज लगभग मिलते ही नहीं, जैसे स्विट्जरलैंड का उदाहरण दिया है स्रोत में। बिल्कुल, वहां की भूवैज्ञानिक संरचना ऐसी नहीं है जहां ज्यादा खनिज बने या जमा हो। ये असमान वितरण ही तो है जो पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। कैसे? भाई, जिसके पास संसाधन है उसकी ताकत बढ़ जाती है, व्यापार के रास्ते तय होते हैं, देशों के बीच रिश्ते बनते बिगड़ते हैं। ये सिर्फ भूगोल नहीं, ये जियोपॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है। भारत पर आने से पहले एक यूपीएससी का पुराना सवाल देख लेते हैं। उसमें कथन था कि अभ्रक मतलब माइका कोडरमा में बहुत मिलता है। क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी में भी लिखा है कि अभ्रक मुख्य रूप से झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में मिलता है। और कोडरमा जो झारखंड में है, वो तो अभ्रक के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अच्छा, उसी सवाल में ये भी था कि प्राकृतिक गैस गोंडवाना शैलों में और पेट्रोलियम धारवाड़ शैलों में मिलता है। नहीं, वो भूवैज्ञानिक रूप से ठीक नहीं है। गोंडवाना शैलें कोयले के लिए जानी जाती हैं और धारवाड़ चट्टानें धात्विक खनिजों जैसे लोहा, मैंगनीज के लिए। प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम ज्यादातर अवसादी बेसिन में मिलते हैं। तो ये क्लैरिटी जरूरी है। अब भारत की बात करते हैं। यहाँ मुख्य खनिज कहाँ हैं? देखिए, अच्छी क्वालिटी का लोहा अयस्क पूर्वी भारत में बहुत है, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़। फिर कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र में भी मिलता है। बॉक्साइट के लिए ओडिशा, गुजरात, झारखंड आगे हैं। और तांबा, मैंगनीज? तांबा राजस्थान, मध्य प्रदेश में। मैंगनीज मध्य भारत में, महाराष्ट्र में। सोना कर्नाटक की कोलार खानों में मिलता था, हालांकि अब वहां उत्पादन बहुत कम हो गया है। और चूना पत्थर? वो तो सीमेंट के लिए चाहिए। हाँ, चूना पत्थर तो लगभग पूरे देश में मिलता है। जहां भी सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, आसपास मिल ही जाता है। ये सारी खनिज संपदा ही भारत के औद्योगिक विकास का आधार है, पर इनका सही इस्तेमाल और प्रबंधन ये एक बड़ी चुनौती है। इनका उपयोग तो हम रोज ही देखते हैं। बिजली के तार, तांबे के बर्तन और हवाई जहाज एल्यूमिनियम के। कंप्यूटर चिप्स में सिलिकॉन जो क्वार्ट्ज से मिलता है। गहनों में तरह तरह के रत्न। इस्तेमाल तो अनगिनत है। पर एक जरूरी बात आपने कही, यह संसाधन सीमित हैं। हाँ, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। खनिज अनविकरणीय हैं, नॉन रिन्यूएबल, मतलब ये दोबारा जल्दी नहीं बन सकते। इन्हें बनने में लाखों साल लगते हैं और हम इन्हें खर्च बहुत तेजी से कर रहे हैं। तो फिर इन्हें बचाना जरूरी है, संरक्षण। बिल्कुल। और स्रोत इसके लिए 3 तरीके बताता है: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। कम उपयोग करें, पुनः उपयोग करें और पुनर्चक्रण करें। रिसाइकलिंग मतलब पुरानी चीजों से धातु निकालकर फिर से इस्तेमाल करना? जी हाँ, जैसे पुराने लोहे या एल्यूमिनियम को पिघलाकर नया सामान बनाना। इससे न सिर्फ खनिज बचता है, बल्कि उसे निकालने और प्रोसेस करने में जो ऊर्जा लगती है वो भी बचती है और प्रदूषण भी कम होता है। इसी को सतत विकास कहते हैं। आज की जरूरतें पूरी करो, लेकिन ऐसे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचें। चलिए अब खनिजों से आगे बढ़ते हैं शक्ति संसाधनों यानी पावर रिसोर्सेज की तरफ। ऊर्जा के बिना तो आज कुछ भी मुमकिन नहीं। सही बात है। और ऊर्जा के स्रोतों को भी हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं: परंपरागत कन्वेंशनल और गैर परंपरागत नॉन कन्वेंशनल। परंपरागत मतलब जो पुराने समय से इस्तेमाल हो रहे हैं? हाँ, जैसे जलाऊ लकड़ी और जीवाश्मी ईंधन। जलाओ लकड़ी तो आज भी गांव में बहुत इस्तेमाल होती है। हाँ, खासकर भारत जैसे देशों में। और जीवाश्मी ईंधन यानी कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये तो औद्योगिक क्रांति के बाद से ही ऊर्जा के मुख्य स्रोत रहे हैं। इन्हें जीवाश्मी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लाखों साल पहले जो पेड़ पौधे और जीव जंतु जमीन के नीचे दब गए थे, उनके अवशेषों यानी जीवाश्मों से बने हैं, फॉसिल्स से बने हैं, बहुत ज्यादा दबाव और गर्मी की वजह से। कोयले को तो इसीलिए अंतर्निहित धूप या बरीड सनशाइन भी कहते हैं। वाह, बरीड सनशाइन। तो कोयला सबसे अहम जीवाश्मी ईंधन है। हाँ, दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जीवाश्मी ईंधन यही है और इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है बिजली बनाने में, खासकर थर्मल पावर प्लांट्स में। लोहा इस्पात उद्योग में भी ये बहुत जरूरी है।
दुनिया में कौन है बड़े उत्पादक? चीन, अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका, ये सब बड़े कोयला उत्पादक देश हैं। भारत में देखें तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज और झारखंड में झरिया, धनबाद, बोकारो ये प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। एक यूपीएससी के सवाल में भारतीय कोयले की खासियत पूछी गई थी। उसमें राख ज्यादा होती है। हाँ, आमतौर पर भारतीय कोयले में राख की मात्रा ज्यादा होती है और सल्फर की मात्रा कम होती है। राख ज्यादा होने से थोड़ी दिक्कतें आती हैं, प्रदूषण नियंत्रण पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं पेट्रोलियम पर। इसे काला सोना कहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत कीमती है। ये जमीन के नीचे चट्टानों की परतों के बीच फंसा हुआ मिलता है। इसे ड्रिलिंग करके निकालते हैं और फिर इसे रिफाइन करते हैं। हाँ, कच्चा तेल या क्रूड ऑयल रिफाइनरी में जाता है, जहां उसे साफ करके अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोम, प्लास्टिक, लुब्रिकेंट्स यानी स्नेहक, बहुत कुछ। ये कहाँ मिलता है ज्यादातर? मध्य पूर्व के देश इसके लिए सबसे मशहूर हैं। ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर। इनके अलावा अमेरिका, रूस, वेनेजुएला, अल्जीरिया भी बड़े उत्पादक हैं। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र असम में डिगबोई है, पर अब ज्यादा उत्पादन बॉम्बे हाई और कृष्णा गोदावरी डेल्टा जैसे अपतटीय यानी समुद्र के नीचे के क्षेत्रों से होता है। और प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस? हाँ, ये अक्सर पेट्रोलियम भंडारों के साथ ही पाई जाती है, कभी कभी अकेले भी मिलती है। ये कोयले और तेल की तुलना में ज्यादा साफ ईंधन मानी जाती है। सीएनजी इसी से बनती है? हाँ, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये गाड़ियों में और घरों में खाना पकाने के लिए उद्योगों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होती है। रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड्स इसके बड़े वैश्विक उत्पादक हैं। भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के पास समुद्र में इसके भंडार हैं। तो इन जीवाश्मी ईंधनों ने हमारी जिंदगी आसान तो बनाई है, पर इनकी कुछ समस्याएं भी हैं। समस्याएं हैं और गंभीर हैं। पहली तो यही कि ये सीमित हैं, खत्म हो रहे हैं। दूसरी, इनके जलने से बहुत प्रदूषण होता है। जहरीली गैसें निकलती हैं जिनसे सांस की बीमारियां होती हैं। अम्ल वर्षा या एसिड रेन भी इन्हीं से होती है। हाँ, कोयला और तेल जलाने से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें हवा में पानी से मिलकर एसिड बनाती हैं, जो बारिश के साथ नीचे आता है। ये इमारतों, फसलों और पानी के स्रोतों को नुकसान पहुंचाता है। और सबसे बड़ी चिंता तो जलवायु परिवर्तन की है। बिल्कुल, जीवाश्मी ईंधन जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, जो धरती का तापमान बढ़ा रही हैं। इसके परिणाम हम देख ही रहे हैं। मौसम बदल रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। जिस रफ्तार से हम इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं वो टिकाऊ नहीं है। इसीलिए दुनिया अब दूसरे विकल्पों की तरफ देख रही है। इसी संदर्भ में एक और परंपरागत स्रोत है जल विद्युत यानी हाइडल पावर। हाँ, बहते हुए पानी की ताकत से बिजली बनाना। इसके लिए नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं। पानी को ऊंचाई से गिराकर टरबाइन घुमाई जाती है, जिससे जनरेटर चलता है और बिजली बनती है। इससे तो नवीकरणीय मानते हैं, मतलब ये खत्म नहीं होगा। हाँ, पानी तो एक नवीकरणीय संसाधन है। दुनिया की करीब 1/4 बिजली इसी से बनती है। पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील, चीन इसमें आगे हैं। भारत में भी भाखड़ा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर, दामोदर घाटी जैसी कई बड़ी परियोजनाएं हैं। नॉर्वे ने सबसे पहले जल विद्युत विकसित की थी। लेकिन बड़े बांधों को लेकर कुछ सवाल भी उठते हैं, पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव। हाँ, बिल्कुल। जल विद्युत वैसे तो साफ ऊर्जा है, क्योंकि इसमें कुछ जलता नहीं, धुआं नहीं होता, लेकिन बड़े बांध बनाने के लिए बहुत बड़ी जमीन चाहिए होती है। जंगल डूब जाते हैं, खेत डूब जाते हैं, लाखों लोगों को अपनी जगह छोड़नी पड़ती है, उनका विस्थापन होता है। और नदी के जीवन पर भी असर पड़ता होगा। बहुत ज्यादा। नदी का प्राकृतिक बहाव रुक जाता है, जिससे मछलियों और दूसरे जलीय जीवों पर बुरा असर पड़ता है। तो हाँ, इसके फायदे हैं, पर पर्यावरणीय और सामाजिक कीमत भी चुकानी पड़ती है। इसलिए अब बड़े बांधों को लेकर काफी सोच विचार किया जाता है। तो ये थे परंपरागत स्रोत। अब आते हैं गैर परंपरागत स्रोतों पर। भविष्य की ऊर्जा इन्हीं को माना जा रहा है। हाँ, क्योंकि ये ज्यादातर नवीकरणीय हैं, मतलब खत्म नहीं होंगे, और पर्यावरण के लिए भी बेहतर हैं। इनमें कई विकल्प हैं, जैसे सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। बिल्कुल, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करके बिजली बनाना। इसके लिए सोलर सेल या पैनल लगाए जाते हैं। ये सीधे धूप को बिजली में बदल देते हैं। और इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ हो रहा है? बहुत जगह। घरों में पानी गर्म करने के लिए सोलर हीटर्स, खाना पकाने के लिए सोलर कुकर, सोलर ड्रायर, सड़कों पर रोशनी के लिए, ट्रैफिक सिग्नल चलाने के लिए। भारत जैसे देश जहां धूप खूब मिलती है, उनके लिए तो ये वरदान है। फिर है पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी। हवा से बिजली। हाँ, इसके लिए बड़ी बड़ी पवन चक्कियां लगाई जाती हैं, खासकर तटीय इलाकों में या पहाड़ी दर्रों में जहां तेज हवा चलती है। इन पवन चक्कियों के घूमने से टरबाइन चलती है और बिजली बनती है। कई सारी पवन चक्कियां मिलकर विंड फार्म बनाती हैं।
दुनिया में कौन आगे है इसमें? नीदरलैंड्स तो पवन चक्कियों के लिए मशहूर ही है। जर्मनी, डेनमार्क, यूके, अमेरिका, स्पेन, ये सभी बड़े उत्पादक हैं। भारत में भी गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान में काफी विंड फार्म लगे हैं। लेकिन सौर और पवन ऊर्जा के साथ एक दिक्कत है, ये हमेशा उपलब्ध नहीं होती। धूप रात में नहीं होती, हवा हमेशा एक सी नहीं चलती। सही कहा, इनकी यही मुख्य चुनौती है, अस्थिरता, मतलब इंटरमिटेंसी। और इनसे बनी बिजली को स्टोर करने की तकनीक अभी उतनी विकसित और सस्ती नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, पर हाँ, ये भविष्य के बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अगला है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर पावर। इसमें रेडियोधर्मी पदार्थों जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के नाभिक को तोड़ा जाता है, जिसे नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। इससे बहुत भारी मात्रा में गर्मी निकलती है, जिससे पानी को भाप बनाकर टरबाइन घुमाई जाती है और बिजली बनती है। स्रोत में भारत में यूरेनियम और थोरियम के भंडारों का जिक्र है। हाँ, यूरेनियम राजस्थान और झारखंड में मिलता है और थोरियम केरल के समुद्री तट की रेत, जिसे मोनोजाइट रेत कहते हैं, उसमें काफी मात्रा में पाया जाता है। दुनिया में अमेरिका और यूरोप परमाणु ऊर्जा के बड़े उत्पादक हैं। और भारत में परमाणु बिजली घर कहाँ हैं? भारत में कई हैं। महाराष्ट्र में तारापुर, तमिलनाडु में कलपक्कम, राजस्थान में रावतभाटा, उत्तर प्रदेश में नरौरा, कर्नाटक में कैगा, ये कुछ प्रमुख हैं। परमाणु ऊर्जा से बिजली तो बहुत बनती है, पर इसके साथ सुरक्षा की चिंताएं भी जुड़ी हैं। हाँ, दो बड़ी चिंताएं हैं। एक तो सुरक्षा की, अगर रिएक्टर में कोई दुर्घटना हो जाए तो बहुत खतरनाक रेडियोधर्मी विकिरण फैल सकता है। दूसरा, परमाणु कचरे का निपटान। ये कचरा हजारों साल तक खतरनाक बना रहता है। इसे सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन भारत के पास जो थोरियम के विशाल भंडार हैं, वो भविष्य में परमाणु ऊर्जा के लिए एक बड़ी संभावना जगाते हैं, अगर हम थोरियम आधारित रिएक्टर तकनीक विकसित कर पाएं। ठीक है, और कौन से गैर पारंपरिक स्रोत हैं? एक है भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। भूतापीय मतलब जमीन की गर्मी। हाँ, पृथ्वी के अंदर जो गर्मी है उसका इस्तेमाल करना। कहीं कहीं ये गर्मी गर्म पानी के चश्मों या भाप के रूप में सतह तक आ जाती है। इस गर्मी से बिजली बनाई जा सकती है या सीधे घरों को गर्म रखने, नहाने आदि के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत में ऐसी जगह हैं? हाँ, स्रोत में दो जगहों का जिक्र है। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पुगा घाटी। दुनिया में देखें तो अमेरिका, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस इसमें आगे हैं। फिर है ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी। ये समुद्र के ज्वार भाटे से बनती है। जी, समुद्र में जब ज्वार आता है तो पानी चढ़ता है और भाटा आता है तो उतरता है। इस चढ़ने उतरने वाले पानी की ताकत का इस्तेमाल करके टरबाइन घुमाई जा सकती है। इसके लिए समुद्र के संकरे मुहानों पर बांध जैसे स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। ये कहाँ इस्तेमाल हो रही है? रूस और फ्रांस में इसके स्टेशन है। फ्रांस ने दुनिया का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन बनाया था। भारत में कच्छ की खाड़ी में इसकी काफी संभावना बताई जाती है, पर यह हर जगह संभव नहीं है। कुछ खास जगहों पर ही बन सकती है। और आखिर में बायोगैस। हाँ, बायोगैस। ये जैविक कचरे से बनती है, जैसे पशुओं का गोबर, बचा हुआ खाना, खेती के अवशेष, मरे हुए पौधे। इन सबको एक टैंक में डालकर सड़ाया जाता है। बैक्टीरिया इस कचरे को गलाकर गैस बनाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से मीथेन होती है। और ये गैस ईंधन का काम करती है? बिल्कुल, ये खाना पकाने और रोशनी जलाने के काम आती है। और जो कचरा बच जाता है वो बहुत अच्छी जैविक खाद बनता है। ये खासकर ग्रामीण इलाकों के लिए बहुत फायदेमंद है। एक तरह से विकेंद्रीकृत ऊर्जा उत्पादन है ये। वाह, तो हमने कितने साले खनिज और ऊर्जा स्रोतों के बारे में बात की। पारंपरिक, गैर पारंपरिक, उनके फायदे, नुकसान, वितरण। अगर सार निकालना हो तो मुख्य बातें क्या होंगी? देखिए, पहली बात तो ये कि ये सभी संसाधन, चाहे खनिज हों या ऊर्जा, हमारे लिए बेहद जरूरी हैं। दूसरी बात, इनका वितरण बहुत असमान है और कई, खासकर खनिज और जीवाश्म ईंधन, सीमित हैं, अननवीकरणीय हैं। तीसरी बात, जो हमारे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं, खासकर जीवाश्म ईंधन, उन पर हमारी निर्भरता ने हमें विकास तो दिया है, लेकिन पर्यावरण की भारी कीमत पर। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ये बड़ी चुनौतियां हैं। तो भविष्य का रास्ता क्या है? भविष्य का रास्ता है ऊर्जा के स्रोतों में विविधता लाना और नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जा की तरफ बढ़ना। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जहां संभव हो परमाणु, भूतापीय, जल विद्युत, इनका मिश्रण अपनाना होगा। साथ ही ऊर्जा बचाना, ऊर्जा दक्षता बढ़ाना और खनिजों का पुनर्चक्रण करना भी उतना ही जरूरी है। अगर हम इसे भारत के संदर्भ में देखें तो ये सब कैसे जुड़ता है? भारत एक विकासशील देश है।
हमारी ऊर्जा की ज़रूरतें तेज़ी से बढ़ रही हैं। हमें अपने उद्योगों के लिए खनिज चाहिए, अपनी बढ़ती आबादी के लिए बिजली चाहिए, लेकिन साथ ही हमें पर्यावरण की भी रक्षा करनी है। जलवायु परिवर्तन पर अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को भी निभाना है। ये तो बड़ा मुश्किल संतुलन है। बिल्कुल है। हमें अपने कोयला भंडारों जैसे झरिया, रानीगंज में का इस्तेमाल सावधानी से करना होगा। प्रदूषण कम करने की तकनीक लगानी होगी। तेल और गैस के लिए आयात पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाना होगा और विकल्पों पर जोर देना होगा। जैसे नवीकरणीय ऊर्जा। हाँ, भारत ने सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी और पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी में बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखे हैं। हमारे पास धूप और हवा की अच्छी क्षमता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र जैसे कलपक्कम, तारापुर भी हमारी ऊर्जा सुरक्षा में योगदान दे रहे हैं। जल विद्युत परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नांगल भी महत्वपूर्ण है, पर उनके पर्यावरणीय प्रभावों का ध्यान रखना होगा। खनिजों का भी विवेकपूर्ण इस्तेमाल और रिसाइकलिंग जरूरी है। तो मतलब एक समग्र दृष्टिकोण चाहिए। बिल्कुल। संसाधन प्रबंधन, ऊर्जा नीति, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। सतत विकास का रास्ता इन्हीं के संतुलन से निकलेगा। श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हम जानते हैं कि संसाधन दुनिया में बराबर नहीं बटे हैं और कई खत्म भी हो रहे हैं। ऐसे में भविष्य में अगर खनिजों को निकालने या पुरानी चीजों को रिसाइकल करने या फिर ऊर्जा पैदा करने की नई और बेहतर तकनीकें आती हैं, तो उससे दुनिया में ताकत का संतुलन, देशों की एक दूसरे पर निर्भरता और विकास के रास्ते किस तरह बदल सकते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.